एनालिसिस कहा जाता है, क्यूरी इन क्यूरी। क्यूरी मतलब क्या, मैं ऐसे कुछ भी एक लिखता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, मैं ये सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ऑर्डर टेबल्स की सारी कॉलम्स मेरे सामने आते हैं, तो इसको मैं एक क्यूरी बोलूंगा। ये फोल जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसको एक मैं क्यूरी बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। लेट मी ओपन वन एग्जांपल। सो लेट्स से दिस एग्जांपल, सो लेट्स से हमारे पास ऑर्डर का टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी मेंशन है, प्रोडक्ट नेम है एंड सेल्स है। ऑर्डर आईडी 100 है, अगेन 100, प्रोडक्ट P1 P2 उनका सेल रिस्पेक्टिव सेल है 500 300, देन ऑर्डर आईडी 200, प्रोडक्ट नेम P3 एंड सेल्स 400। अगर मैंने आपको पूछा कि इस पर्टिकुलर टेबल में से मुझे एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू निकालनी है, एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू, एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू मतलब हर एक जो ऑर्डर है इन सभी का कॉमनली मुझे एवरेज निकालना है। इन शॉर्ट ये सेल्स का ऑर्डर आईडी एंड सेल्स को मिला के एक एक वैल्यू निकालनी, एवरेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू मतलब लेट्स से यहाँ पे 100 200 300 ऐसे ऑर्डर्स होते हैं। अगर लेट्स से यहाँ पे 200 होता और यहाँ पे होता 300, तो अगर मैं एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू करता तो इसका एवरेज आता, सेल्स का एवरेज आता, उसका एवरेज कितना आता 400, तो 400 क्या होती मेरी एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू। इस केस में ऑर्डर आईडी रिपीटेटिव नहीं थे, डुप्लीकेशन नहीं था, तो एवरेज निकालना इजी था। लेकिन अगर सिनारियो ऐसा हो, यहाँ पे 100 हो और यहाँ पे 200 हो, तो एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, कि 100 जो ऑर्डर आईडी है उसका सेल कितना है। अगर मैं ऐसे सिनेरियो में इस सेल्स के टेबल का एवरेज लूँ तो एवरेज कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, 500 प्लस 300 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन जो 3 डिवाइडेशन हो रहा है वो 3 करेक्ट है क्या, ये 100 तो डबल काउंट हो रहा है ना। वैसे देखा जाए तो ऑर्डर आईडी कितने हैं, दो ही है, 100 एंड 200, तो एवरेज निकालने के टाइम पे वो 3 से डिवाइड कर रहा है जबकि होना चाहिए 2 से। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर आईडी को ग्रुप बाय करना पड़ेगा सेल्स के लिए। तो ये जो फाइनल टेबल मिलेगा हमें, 100 के लिए सेल है 800 एंड 200 के लिए सेल है 400, देन मैं इस पर्टिकुलर सेल्स के कॉलम का अगर एवरेज निकालूं तो वो आएगा 600। तो ये 600 इज करेक्ट आंसर, ना कि 400। समझ में आ रहा है? तो सेम वे लेट्स फाइंड आउट एग्जांपल। लेट्स से यहाँ से इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इस ऑर्डर टेबल से पहले मैं ले रहा हूँ सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ठीक है, देन कैटेगरी, then sum of sales as total sale फ्रॉम कहाँ से, ऑर्डर्स टेबल से अंदर। देन नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेल में हमने जो सिनारियो देखा इस टेबल पे मुझे इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, राइट। कौन से कॉलम पे बेसिस पे ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी, राइट। इफ आई रन दिस मुझे क्या देगा वो,
हर एक ऑर्डर आईडी का टोटल सेल देगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो अपन ने कर चुके हैं ग्रुप बाय। ऑर्डर आईडी मतलब जो रिपीटेटिव ऑर्डर आईडी थे उनको अपन ने क्लब कर दिया और उनका टोटल सेल एक साथ काउंट कर दिया। ठीक है, नाउ अभी हमें इस टोटल सेल जो है, इस टोटल सेल का एवरेज निकालना है। यहाँ पे ये जो सम ऑफ सेल आ रहा है ना, ये सम ऑफ सेल्स हमने एक नया कॉलम बनाया राइट यहाँ पे। तो ये जो बन के आया हुआ जो कॉलम है इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ राइट कि सेलेक्ट एवरेज ऑफ दिस टोटल सेल let's say as average order value from this table। इसको एलियास दे रहा हूं मैं ए, ऐसे लिख सकता हूँ। फ्रॉम में जो ऑर्डर टेबल मैंने लिखा था तो उस ऑर्डर टेबल की जगह मैंने ये क्यूरी लिखी। ये क्यूरी भी तो एक टेबल बना रही है ना, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर से जो टोटल सेल है उसका एवरेज लो। तो ये ऊपर वाली जो रही ये मेन क्यूरी है मेरी, एंड इसके अंदर ब्रैकेट में जो है ये है सब क्यूरी। तो क्यूरी के अंदर क्यूरी है, सब क्यूरी में ऑलवेज सब क्यूरी जो अंदर की जो क्यूरी है वो रन होती है फर्स्ट। इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 458.61, जो कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। टोटल सेल का जो कॉलम आया है हमारा, उस टोटल सेल के कॉलम का एवरेज है ये। ठीक है, जस्ट मिनट। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो हमने ग्रुप बाय की ये क्यूरी लिखी जो हमें क्या आउटपुट दे रही थी, दिस आउटपुट ऑर्डर आईडी एंड टोटल सेल को ग्रुप बाय किया। देन इस क्यूरी को हमने एज अ टेबल कंसिडर किया एंड देन सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया कि सेलेक्ट इस टोटल सेल के कॉलम का एवरेज फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से जो ग्रुप बाय से हमें मिला था। और उसको ब्रैकेट में डाल के मैंने उसको एक नाम दिया बस। यहाँ पे टेबल को हमेशा हमें जब हम उसको एज अ टेबल ट्रीट कर रहे हैं तो उसको हमें एक एलियास देना पड़ता है। तो एलियास मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर उसको ए दिया हुआ है, ये देना पड़ता है हमें एलियास। ठीक है, इस क्यूरी को रन करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, 458.61। ये क्यूरी अंडरस्टैंड होगी सबको? सब क्यूरी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सब क्यूरी क्या है, क्यूरी के अंदर क्यूरी है। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर ऐसे बोलूं कि मुझे ऐसे ऑर्डर आईडी चाहिए, आई वांट दोज ऑर्डर आईडी whose sale is greater than average, yeah, this average order value। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये जो लिस्ट थी ना अपनी ग्रुप बाय का, जो हमने यहाँ पे जो ग्रुप बाय यूज किया था, इस ग्रुप बाय में टोटल सेल मुझे 377 699 ऐसे मिल रहा था। तो मुझे इस टेबल में से ऐसे ऑर्डर आईडी फाइंड आउट करने हैं जिनका टोटल सेल जो है वो ग्रेटर देन है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, 458, जो हमें ये क्यूरी दे रही है राइट, दिस क्यूरी 458 दे रही है। तो मुझे ऐसे ऑर्डर आईडी फाइंड आउट करनी है जिनकी सेल की वैल्यू इस 458 से ज्यादा है। तो उसको हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो लेट्स फाइंड दिस। तो सबसे पहले ये जो अंदर की क्यूरी थी राइट, दिस वन, ये क्यूरी हमें क्या कर रही है, आउटपुट दे रही है ग्रुप बाय का। लेट्स रन दिस राइट। नाउ यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि लेट्स से
this sum of sale, sorry, not where, क्या आएगा यहाँ पे, having, right, having this sum of sale is this is greater than किससे, इससे, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, इफ आई रन दिस, मुझे ऐसे टोटल सेल मिलेंगे जिनकी वैल्यू जो है वो 458 से ज्यादा है, क्योंकि ये जो क्यूरी थी ये वाली क्यूरी हमें क्या आउटपुट दे रही है, 458 दे रही है ना आउटपुट। तो मैं बस ग्रुप बाय की क्यूरी पे हैविंग क्लॉज लगाया और सम ऑफ सेल इज ग्रेटर देन दिस क्यूरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपनी मेन क्यूरी हुई, उसके बाद दिस पर्टिकुलर क्यूरी मैंने एज अ सब क्यूरी यूज की। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रन होगा, ये 458 रन होगा, सब क्यूरी पहले रन होगी, देन ये ग्रुप बाय रन होगा, एंड देन उस पे हैविंग क्लॉज लगेगा। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? सब क्यूरी समझ में आया क्या ये ऑनलाइन स्टूडेंट? क्यूरी के सर और अंदर एक बार क्यूरी, हाँ बोलो सर, और एक बार बताइए ना सर। क्या बोल रहे, एक और बार बताऊं? ओके, तो सबसे पहले हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट? तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, दिस वन, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड सेल। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं और एवरेज ऑर्डर सेल्स वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो अगर मैं प्लेन इस सेल्स के टेबल का अगर एवरेज लूं तो वैल्यू आएगा 400, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है, जो वैल्यूज रहेंगी उन वैल्यूज का समेशन डिवाइडेड बाय जितनी रोज है उन रोज को वो डिवाइडेशन में ले लेता है, राइट? ऐसे एवरेज निकलता है। तो यहाँ पे जो 100 है ये 100 डबल काउंट हो रहा है, क्योंकि 100 और 100 कोई अलग नहीं है, एक ही ऑर्डर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेबल को ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा कि ऑर्डर आईडी 100, उसका सेल जो है वो सेल हमें 500 प्लस 300 ऐसा 800 करके लाना पड़ेगा, then 200 का 400 से। now if I do the average for this column तो 600 मिलेगा, and this is the correct answer, क्योंकि ऑर्डर आईडी यहाँ पे रिपीटेटिव नहीं है। तो इसी फॉर्मूला को या इसी लॉजिक को हमने यहाँ पे यूज किया है। हमने क्या किया, पहले तो हमने ग्रुप बाय करके ये आउटपुट निकाला कि ऑर्डर आईडी सम ऑफ सेल्स एज अ टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मुझे टोटल सेल मिला। नाउ नेक्स्ट टास्क इज मुझे इस टोटल सेल का एवरेज निकालना था। एवरेज के लिए फंक्शन क्या है, एवरेज कॉलम का नाम देते हैं अपन। तो मैंने सेलेक्ट लिखा एवरेज ऑफ दिस टोटल सेल एज अ एवरेज ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम में, और इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर टेबल, क्योंकि ऑर्डर टेबल में टोटल सेल का कॉलम नहीं है, वो कहाँ पे है, इस वाली क्यूरी में है जो हमने रन की थी। तो इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में रैप कर दिया फ्रॉम के बाद एज अ टेबल, और उसको नाम दे दिया एज अ ए। तो वो क्या कर रहा है, इस ब्रैकेट की क्यूरी को पहले रन कर रहा है एज अ टेबल, टोटल सेल का कॉलम क्रिएट हो रहा है, देन उस टोटल सेल के कॉलम को एज एवरेज वो यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। इफ आई रन दिस, एक कॉलम का एवरेज एक सिंगल वैल्यू मिलता है मुझे, तो वही यहाँ पे मिल रहा है मुझे 458.61। सेकंड एग्जांपल, अगर मुझे 458.61 एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल रही है, दिस एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैंने निकाल ली, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे ऐसे ऑर्डर आईडी निकालने हैं जिनकी जिनकी जो सेल है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर, ये जो क्यूरी थी हमारी, इस क्यूरी में हमें ऑर्डर आईडी एंड उनके टोटल सेल मिल रहे थे। तो इसमें से मुझे फिल्टर आउट करने हैं। कैसे फिल्टर आउट करना है, कि ऐसे टोटल सेल्स को फिल्टर आउट करना है जो
इस एवरेज वैल्यू जो 458 एवरेज वैल्यू आ रही थी उससे ज्यादा हो, तो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो ये क्वालिफाई होगा क्या? नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसकी सेल जो है 377.97 है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है? 458 है, तो ये क्वालिफाई नहीं होगा। सेकेंड रो क्वालिफाई होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो ऐसे मुझे ऑर्डर आईडी यहाँ से निकालने हैं जिनकी टोटल सेल की वैल्यू एवरेज ऑर्डर वैल्यू से ज्यादा है। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए सबसे पहले हमने ग्रुप बाय कर लिया, जो हमने एग्जिस्टिंग कर चुके थे पहले, ये टेबल लेके आए हम। देन उस पे हैविंग क्लॉज यूज किया हमने। हैविंग क्लॉज में हमने सम ऑफ सेल्स, जो मेरा एग्रीगेशन से, हैविंग क्लॉज पे ऑलवेज हम एग्रीगेशन पे जो कॉलम दिया हुआ है या जो फंक्शन यूज किया हमने उसके ऊपर हम फिल्ट्रेशन करते हैं। हैविंग क्लॉज में कोई कॉलम का रेफरेंस नहीं लेते, राइट। तो सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर क्यूरी, इस ये वाली क्यूरी मुझे 458 दे रही थी, राइट। तो इसी क्यूरी को मैंने यहाँ पे रैप कर दिया कि ये 458 आउटपुट देने वाली है। वंस आई रन दिस होल क्यूरी, वो मुझे क्या आउटपुट देगी? ऐसे ऑर्डर आईडी जिनकी टोटल सेल एवरेज ऑर्डर वैल्यू से ज्यादा है। अभी समझ में आया? यस सर। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स फाइंड this let's understand this. I want to find those employee whose salary is greater than average salary in their department. ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं एम्प्लॉय टेबल को। फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एम्प्लॉय टेबल हमारे सामने है। अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से। अगर मैं 100 डिपार्टमेंट है और 100 डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी अगर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे से फाइन, तो लेट्स से मैंने एक शीट ले लिया, यहाँ पे मैंने वो टेबल अपना डाल दिया। ठीक है, अगर मुझे लेट्स से यहाँ पे मैंने एक कॉलम लाना है, एवरेज सैलरी, एवरेज डिपार्टमेंट की सैलरी। तो एवरेज डिपार्टमेंट की सैलरी में अगर मुझे 100 डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी होगी तो 100 के अंदर जितनी सैलरीज होगी उन सैलरी सभी सैलरी का एवरेज लेना पड़ेगा, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो 100 डिपार्टमेंट में मेरे पास ये 4 सैलरी है, इनका एवरेज कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे एक्सेल में दिखा रहा है 10,000 एवरेज आ रहा है। कैसे निकला हुआ है एवरेज? दिस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1 2 3 4 4, देन वो मिला मुझे 10,000। सेम वे इस 200 के लिए एवरेज कितना आएगा? 9,500। इस 300 के लिए एवरेज कितना आएगा? 6,000, राइट, क्योंकि एक ही रो है, एक ही वैल्यू है, उसका एवरेज तो वही रहेगा। एंड इसका आएगा 7,000। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको ऐसे वैल्यूज फिल कर रहा हूँ। नाउ इफ आई गॉट दिस कॉलम, तो इसके बेसिस पे मुझे कंपेयर करना इजी ना कि सैलरी इज ग्रेटर देन दिस एवरेज सैलरी। अगर मैं ऐसे फिल्टर आउट करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? ये 10,000 नहीं मिलेगा, ये 15,000 मिलेगा, राइट। से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देन ये 10,000 नहीं मिलेगा, ये 5,000 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बुदित, राइट, जिसकी सैलरी एवरेज ऑर्डर सैलरी से ज्यादा है। देन दिस अगम आल्सो आई गॉट। संजय नहीं मिलेगा क्योंकि 9,000 है, ये 5,000 है, ये 6,000 7,000 भी नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वल टू है, हमें ग्रेटर देन चाहिए। तो ये 3 रिकॉर्ड हमें मिलने चाहिए, मोहित, मुदित एंड अगम। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले
यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी से सेलेक्ट स्टार कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय क्या आएगा? So instead of star, what I can do is department ID. Control C, Control V. If I run this, output में क्या मिलेगा मुझे? एक टेबल मिलेगा ना? 100 का एवरेज सैलरी 10,000 है, 200 का एवरेज सैलरी 9,500 है, 300 का 6,000 है, 500 का 7,000 है। टेबल कैसे मिला, समझ में आया? तो इसको मैं एज ए टेबल कंसिडर करूं और एम्प्लॉय टेबल की इसके साथ ज्वाइनिंग कर दूं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज सैलरी का कॉलम है, राइट? डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम भी है। अगर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी को मैं इस डिपार्टमेंट आईडी के साथ ज्वाइन कर देता हूं और एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम और इस टेबल में से एवरेज सैलरी का कॉलम अगर लेके लाओ, तो ये आउटपुट मिल सकता है ना, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, सेम वाला। ये कॉलम अपने आप तो आएगा नहीं, हमें तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसे कर दिया, ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेट्स से इनर ज्वाइन विद व्हाट, दिस टेबल। इस टेबल को रैप कर रहा हूं मैं, इसको एज अ टेबल कंसिडर करके इसको दे दिया एलियास ए। टेबल का नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दिया ई। ज्वाइन कंडीशन क्या रहेगी? ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी। Let's say instead of this, what I can do, e dot star comma d, sorry, a dot average salary. If I run this, आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? एक्सेल में जो हमें आउटपुट मिला था वो, राइट? यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल को सेपरेट टेबल कंसिडर किया और जो जो क्यूरी हमने रन की थी ग्रुप बाय की, उसको हमने एक टेबल कंसिडर कर लिया, उसको मैंने रैप कर दिया ब्रैकेट के अंदर, उसको नाम दे दिया ए। तो अगर मैं एम्प्लॉय टेबल को इस ए टेबल के साथ ज्वाइन करूंगा, तो ज्वाइन कंडीशन क्या बनेगी? ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इज इक्वल टू ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम दिस ए टेबल। फिर कॉलम्स कौन से चाहिए? एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम चाहिए मुझे, एंड ए टेबल का एवरेज सैलरी का कॉलम चाहिए, राइट? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टेबल था ये 2 कॉलम देता था हमें। दिस पर्टिकुलर टेबल अगर मैंने रन किया तो ये 2 कॉलम देता है ना हमें, एक डिपार्टमेंट आईडी, एक एवरेज सैलरी। तो मुझे इस ए टेबल में से एवरेज सैलरी का कॉलम चाहिए। इफ आई रन दिस होल क्यूरी, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? हर एक डिपार्टमेंट आईडी के सामने उसकी एसोसिएटेड एवरेज सैलरी मिलेगी, जो 100 के लिए 10,000 है, 200 के लिए 9,500 है, 300 एंड 500 के लिए 6,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? नाउ क्वेश्चन का आधा पार्ट हमने कवर कर लिया, अभी भी कुछ पार्ट बाकी है। क्या बाकी है? हमें ऐसे एम्प्लॉय ढूंढने हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है एवरेज सैलरी से। तो मतलब दिस 2 कॉलम्स, सैलरी एंड एवरेज सैलरी, इन पे कंपैरिजन करना है मुझे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन कि वेयर ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ए डॉट
एवरेज सैलरी, करेक्ट. इफ आई रन दिस, सी आउटपुट में हमें क्या मिला, मोहित, मुदित, अगम. सैलरी कितनी, 15,000, 12,000, 12,000. एवरेज सैलरी 10,000, 9,500, 9,500, जो कि हमें यहाँ पे मिला था एक्सेल में. समझ में आया कैसे हमने सब क्यूरी का यूज करके उसको एज अ टेबल कंसिडर किया एंड उसको एज अ इनर जॉइन में यूज कर लिया. ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें किसी को कुछ डाउट है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? आई नो थोड़ा टफ जा रहा होगा ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट लॉजिकल वे से सोचोगे तो इजी है. ओके okay? बताओ मुझे कुछ अड़चन है इसमें? ठीक है, इसका मतलब समझ गए ना. अगर कुछ बोल नहीं रहे हो तो समझ गए. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I want employee details whose department is null. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. हमारे पास दो टेबल है, राइट. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. ये दो टेबल है हमारे पास. मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जिनका डिपार्टमेंट नल है. क्या लगता है इन दो टेबल्स को कंपेयर करने के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसे कितने एम्प्लॉय होंगे जिनका डिपार्टमेंट नल होगा? Two department, two names. टू डिपार्टमेंट. और किसी को कुछ इनपुट देना है? ये डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट है 100, 200, 300 एंड 400, तो इन डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट नेम है. इन शॉर्ट, जो डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, वो डिपार्टमेंट आईडी अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो उसके लिए डिपार्टमेंट अवेलेबल है. ऐसे सभी के लिए है, लेकिन ये लास्ट का रिकॉर्ड जो 500 है इसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है ना. तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है. इसका मतलब आउटपुट में आना चाहिए दिस पर्टिकुलर रो ओनली, 10 नंबर. क्योंकि 500 के लिए डिपार्टमेंट टेबल में कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं. ठीक है. इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल ऐसे क्यूरी लिख सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जैसे मैंने इसको दे दिया एलियास ई, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन select department ID from department. ऐसे लिख दिया मैंने इसको. इफ आई रन दिस, आउटपुट में क्या मिला, 10. ये क्या कर रहा है, सिंपली पहले ये सब क्यूरी रन कर रहा है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट. इस क्यूरी को अगर मैं रन करूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे डिपार्टमेंट आईडी की लिस्ट मिलेगी. वो बस क्रॉस चेक कर रहा है कि ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी के अंदर के जितने डिपार्टमेंट है वो इस लिस्ट में है क्या. क्योंकि नॉट इन यूज किया राइट हमने, तो आउटपुट में उतने ही मिलेंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे इस लिस्ट में. अगर मैं होल क्यूरी को रन करता हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 10th रिकॉर्ड मिलेगा जो जिसका डिपार्टमेंट आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी की लिस्ट में नहीं है फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल से. आ रही समझ में?
ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सिंपल क्यूरी है, बस लॉजिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कैसे हम सब क्यूरी को यूज कर रहे हैं। अगर इसको हमें जॉइंस के थ्रू सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व कर पाते हम? हमें पहले एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ता। अगर मैं लेफ्ट टेबल लेता तो इस 10th रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे नल आता। देन मैं वेयर क्लॉज लगाता कि वेयर एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट आईडी या व्हाटएवर डिपार्टमेंट नेम इज नल, ऐसी क्यूरी बनती कुछ, राइट? तो उससे बेटर मैंने ये सिंपल क्यूरी में ही आउटपुट लेके आया। ऐसे हम सब क्यूरी को यूज कर सकते हैं लॉजिकली, ठीक है? Yes, अंडरस्टैंड sir. हो रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, ये अगेन द सेम क्वेश्चंस। आई वांट ऑल द ऑर्डर वेयर ऑल द ऑर्डर वैल्यू इज ग्रेटर देन एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो हमने पहले यहाँ पे कवर कर लिया, एट दिस वन, ठीक है? तो दिस इज व्हाट सब क्यूरी इज यूज फॉर। सब क्यूरी, क्यूरी के अंदर क्यूरी जिसको हम बोलते हैं, सब क्यूरी पहले रन होती है क्यूरी के अंदर एंड देन मेन क्यूरी रन होती है। आउटर क्यूरी को हम मेन क्यूरी बोलेंगे या आउटर क्यूरी बोलते हैं, इनसाइड क्यूरी को इनर क्यूरी बोलते हैं, जिसको हम सब क्यूरीज भी बोलते हैं। तो क्यूरी के अंदर क्यूरी होती है, अंदर की जो इनर क्यूरी होती है वो फर्स्ट रन होती है एंड देन आउटर क्यूरी रन होती है। सब क्यूरीज के कुछ एग्जांपल हमने देखे यहाँ पे, राइट? ठीक है, सब क्यूरी की कंसेप्ट समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक है सीटीईज, जिसको हम बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। सीटीए किस लिए यूज की जाती है? सीटीईज आर इजी वे टू राइट क्यूरी देन सब क्यूरी। सब क्यूरी में जो आपको क्यूरी अंडरस्टैंड करना या लॉजिक लिखना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, वही थिंकिंग आप सीटीए में थोड़ा इजी वे करके इसको लिख सकते हो, ठीक है? कैसे लिख सकते हो? लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल जो हमने पहले फाइंड आउट किया, राइट? पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू, या मुझे ऐसी ऑर्डर्स चाहिए जिनकी एवरेज, जिनकी ऑर्डर आईडी जो है या टोटल सेल जो है वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू से ज्यादा है, राइट? ये एग्जांपल हमने पहले देखा। अगर सेम एग्जांपल में यूजिंग दिस पर्टिकुलर, लेट्स से दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं ले रहा हूं यहाँ पे, इस एग्जांपल को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ सीटीज के थ्रू, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ठीक है, तो सीटीज में पहले क्या बनेगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो हमने ग्रुप बाय यूज किया, राइट? यहाँ पे इस ग्रुप बाय को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैंने ये क्यूरी कॉपी कर ली एंड इसको मैंने सीटीज में कन्वर्ट कर लिया। कैसे सिंटैक्स है सीटीज का? विथ सीटी वन, सीटी वन मतलब दिस सिटी का नाम मैंने लिया, विथ सीटी वन एज ब्रैकेट डाला मैंने यहाँ पे एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये सिटी मेरी क्रिएट हुई है यहाँ पे। अगर इस सिटी का आउटपुट मुझे देखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वन। मुझे पूरा क्यूरी विथ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा रन करने के लिए। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, मुझे ये ऑर्डर आईडी एंड टोटल सेल मिलेगा। तो ये सीटी क्या कर रही है? इस टेबल को ग्रुप करके रख रही है एज अ टेबल। तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो इस सिटी के अंदर के वैल्यूज बाहर लाने के लिए। तो मैंने ये फर्स्ट जो क्यूरी थी इसको क्या किया? एज अ सीटी में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अगेन ये जो सेकंड क्यूरी थी मेरी, जिसमें हमने क्या किया था? एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकाला था, राइट? इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैंने इसको डाल रहा हूँ।
सीटी के मल्टीपल सीटीज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विथ सीटी 1 मैंने लिखा, मुझे इसमें और एक सीटी ऐड करनी है, मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा फर्स्ट सीटी के बाद, फिर सेकंड सिटी के लिए यहाँ पे सिटी स्टार्ट होगी, विथ नहीं आएगा, सिटी टू, लेट्स से सिटी टू एज दिस पर्टिकुलर, अगर इस सिटी टू के अंदर की वैल्यूज मुझे देखनी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी टू। ओके, लेट्स मी रन दिस एंड सी द आउटपुट। सो सी यहाँ पे ये जो हमने डबल यूज किया है ना, इसके लिए तो सिटी बना के रखी है हमने यहाँ पे, तो इसको मैं निकाल ले रहा हूँ और इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, सिटी 1 यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये इसका सिटी तो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। नाउ इफ आई रन दिस, ये आ रहा मेरा 458, इस एवरेज का रिजल्ट क्या है 458 आ रहा है। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, हमें कंपेयर करना है, राइट, ये टोटल सेल एंड ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी 1 where total sales is greater than CT2 dot this average order value. Just taking a note. Let's try this. Okay. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सीटी मैं यहीं पे इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर, कि having this total sale, sorry, this CT1 और ऐसे लिख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1 where this total sale greater than this particular, ऐसे if I run this मुझे आउटपुट में वही मिलेगा, राइट। तो ये जो क्यूरी थी जहां पे ये वाला पार्ट जो था, ये पार्ट रिपीट हो रहा था, तो रिपीटेटिव पार्ट को हमने एक बार ही सिटी में कन्वर्ट कर लिया एंड देन उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो सिटी 1 हमने लिखा फ्रॉम सिटी 1, तो ये इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फुल क्यूरी हमने क्या किया, उसका बस रेफरेंस यूज किया इस सिटी 1 का। अंडरस्टैंड हो रहा है कि सिटी 1 सिटी कैसे यहाँ पे यूजफुल हुई है, इस क्यूरी के बदले
दिस क्यूरी इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपने पहले समेशन का या ग्रुप बाय का जो क्यूरी था उसका एक सीटी बना लिया एंड सिंपल आपने फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस सीटी जिसमें टोटल सेल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इस टोटल सेल का एवरेज, एवरेज ऑफ दिस टोटल सेल्स कहां से, दिस सीटी वन से। ये सीटी वन का रेफरेंस आपने लिया। ये ऊपर वाला जो क्यूरी था ये हमने सब क्यूरी से बनाया था। दिस क्यूरी इज यूजिंग सीटीज, ठीक है। तो सेम क्यूरी सीटीज के थ्रू रीड करना एंड अंडरस्टैंड करना इजी है, ठीक है। अगर मैं इस क्यूरी की बात करूं, ऊपर वाली क्यूरी की, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे पहले रन क्या हो रहा है या आउटपुट कैसे फ्लो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो यहाँ पे एनालाइज करना मुश्किल है, ठीक है। अभी ये क्यूरी 5-6 लाइन की है तो इट्स फाइन, बट अगर क्यूरी बड़ी हो 10, 15, 25, 20 लाइन की हो तो उस केस में कहाँ से क्यूरी स्टार्ट होती है और कहाँ को खत्म होती है ये पता नहीं चलता हमें। बट सिटीज का वैसे नहीं है। सिटीज कैसे, हमने ये फर्स्ट सिटी क्रिएट की तो आप इस सिटी का रिजल्ट देख सकते हो ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर देखना है कि ये सिटी का आउटपुट क्या है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, उसके ऊपर तक का सेलेक्ट कर लिया तो सिटी का आउटपुट मुझे देख सकता हूँ। मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि इस सिटी का आउटपुट क्या है। सेकंड सिटी अगर मैंने बनाई तो उसका आउटपुट क्या आया, थर्ड सिटी बनाई तो उसका आउटपुट क्या आया। तो ऐसे में मल्टीपल सिटीज के आउटपुट कंपेयर कर सकता हूँ एंड उनमें जॉइंट्स वगैरह भी परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखने वाले हैं कि जॉइंट्स वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग मल्टीपल सिटीज। तो सब क्यूरीज से क्यूरी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है बट सिटीज से क्यूरी लिखना थोड़ा इजी है, इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर सिटीज ओवर सब क्यूरीज। क्यूरी लिखने के लिए हम सिटीज प्रेफर करते हैं देन सब क्यूरीज। सब क्यूरी क्यूरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है अंडरस्टैंड होने के लिए। या जैसे आपने कोड लिखा है, वो कोड आपने से किसी और डेवलपर को दिया है तो उस डेवलपर को अगर सब क्यूरी वहां पे है कोड में लिखी हुई है तो उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा वो कोड, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये आउटपुट यहाँ से आया है। बट इंस्टेड ऑफ सब क्यूरी आपने अगर वो कोड सीटी से बनाया हुआ है तो डेवलपर को अपने आप समझ में आएगा कि दिस सीटी पहले परफॉर्म हो रही है देन सेकंड सीटी हो रही है। वो सीटीज के आउटपुट खुद चेक कर सकता है इंडिविजुअल ग्रुप करके। मल्टीपल सीटीज अगर उसमें है तो वो सीटीज के आउटपुट खुद क्रॉस चेक कर सकता है कि इस सीटी का आउटपुट क्या आया, सेकंड सीटीज का आउटपुट क्या आया। वैसे सब क्यूरीज में चेक करना थोड़ा मुश्किल है। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।